थर्ड सीरीज़ की एक कॉमिक्स खूनी हवेली का रहस्य। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। ठाकुर वीर सिंह के 4 पुत्र थे। तीनों बड़े पुत्र हीरा सिंह, हरनाम सिंह और जसवंत सिंह अलग अलग शहरों में अपने व्यवसायों में लीन थे। इन्हें ठाकुर साहब के बनाए नियमों से सख्त नफरत थी, लेकिन मन ही मन वे उनका बेहद सम्मान करते थे। जबकि चौथा पुत्र गिरिराज शहर में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ ही दिनों में अपने गांव प्रतापगढ़ पहुंचने वाला था। एक दिन हवेली के भीतर ठाकुर साहब अपनी बीवी की तस्वीर से बातें कर रहे थे। राधा, अपना गिरिराज कल हमारे गांव लौट रहा है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी राधा। अब देखना, इस गांव का कोई भी व्यक्ति बीमारी के इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। और तभी ओह, ये बिजली को अचानक क्या हुआ। अभी वे कुछ समझे भी नहीं थे कि तभी कमरे में खिड़की का शीशा टूटने की एक ज़बरदस्त आवाज़ हुई। किसी अनजानी आशंका से ठाकुर वीर सिंह ऊंचे स्वर में चिल्ला उठे, कौन है उधर? कौन? ओह नहीं! हवेली का सबसे पुराना एवं ठाकुर साहब का वफादार नौकर सुखिया। अरे, यह चीख तो ठाकुर साहब की है। क्या हुआ मालिक को? सुखिया शीघ्रता से दरवाज़ा खोलकर ठाकुर साहब के शयन कक्ष में दाखिल हुआ। तभी बिजली आ गई। नहीं, खून खून! वह भागता हुआ, हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं ठाकुर वीर सिंह की हवेली से उनका नौकर सुखिया बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ पहुँचिए साहब, किसी ने ठाकुर साहब का कत्ल कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँची। ओह! हत्यारे ने बड़ी ही निर्ममता से ठाकुर साहब का गला दबाकर उन्हें मार डाला है। क्या ठाकुर साहब की किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, वह तो बड़े देवता आदमी थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हवेली में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, ठाकुर साहब के 3 लड़के तो अलग अलग शहरों में काम करते हैं और चौथा लड़का पढ़ाई करने शहर गया हुआ है। हवेली में मेरे और ठाकुर साहब के सिवाय तीसरा कोई नहीं रहता। ठीक है, तुम उनके लड़कों को इस घटना की सूचना देकर यहाँ बुला लो। तब तक हम कातिल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा साहब। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के जाने के बाद अब मुझे मालिक के बेटों को यह दुखदाई सूचना दे देनी चाहिए। और फिर दूसरे ही दिन ठाकुर साहब के चारों बेटे हवेली पहुंच गए। आप सब आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मेरी तो अकेले में दम घुटा जा रहा था। लेकिन सुखिया, पिताजी को क्या हुआ था? क्या बताएं छोटे मालिक, रात मालिक खाना खाकर अपने कमरे में गए ही थे कि बिजली गई और फिर कुछ क्षणों बाद एकाएक उनकी चीख सुनाई दी। चीख सुनकर मैं दौड़ा दौड़ा मालिक के कमरे में गया और फिर बिजली आने पर ठाकुर साहब मुझे मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़े मिले। सुखिया ने अभी अपनी बात ख़त्म ही की थी कि तभी कमरे में इंस्पेक्टर रमन दाखिल हुआ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या रिपोर्ट है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर साहब की हत्या गला घोंटकर की गई है, लेकिन उनके गले पर आदमी के बजाय शेर के पंजे के निशान मिले हैं। शेर के पंजे के निशान? हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर लाश मिलने पर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सब उदासी से हवेली लौट गए और रात होते ही अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन हीरा सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। पिताजी की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? और ठीक उसी क्षण पूरे कमरे में अंधकार छा गया। ओह, ये अचानक बिजली को क्या हुआ? सुखिया, अरे बचाओ! हीरा सिंह ने खुद को उस पंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर पंजा जोंक की तरह उसकी गर्दन पर चिपक चुका था।
फिर कुछ ही देर में हीरा सिंह के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह पंजाबी कहीं गायब हो गया था। ठाकुर हीरा सिंह की चीखें सुनकर सभी भागकर उनके कमरे के सामने इकट्ठे हो गए, मगर दरवाज़ा भीतर से बंद था। भैया दरवाज़ा खोलो, ये हम हैं आपके छोटे भाई। जब भीतर से कोई आवाज़ न आई तो जसवंत शंकित स्वर में बोला, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है, हमें दरवाज़ा तोड़ डालना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जसवंत, दरवाज़ा तोड़ना ही होगा। और फिर धप धप दूसरे ही मिनट बाद दरवाज़ा चौखट से अलग होकर गिर पड़ा, लेकिन अंदर पहुंचते ही तीनों सन्न रह गए। भैया, ओह नो, नहीं। जसवंत, तुम जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। जसवंत कमरे से बाहर निकल गया। हेलो, इंस्पेक्टर रमन स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर साहब की हवेली से जसवंत बोल रहा हूँ, आप तुरंत चले आइए, हीरा भैया का कत्ल हो गया है। ओह, हम अभी पहुँच रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को छूइए नहीं। जी अच्छा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उन्होंने हमें किसी भी चीज़ को छूने से मना किया है। उफ, छोटे मालिक को भी मार डाला, पता नहीं इस हवेली में क्या हो रहा है। 15 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर वहां मौजूद लाश का मुआयना कर रहा था। हत्या फिर गला घोंट कर की गई है। पूरे कमरे का निरीक्षण करने के बाद मामला पेचीदा होता जा रहा है। हत्यारे ने इस बार भी कोई सबूत नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन दुश्मन पैदा हो गया हमारा। सुखिया, तुम बरसों से ठाकुर वीर सिंह के साथ रह रहे हो, याद करो, शायद तुम्हें इन हत्याओं का कोई कारण पता हो। मैं बरसों से मालिक का नमक खा रहा हूँ हुजूर। मैंने आज तक हवेली में कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे इन सब घटनाओं का संबंध जुड़ सके। मगर क्या? धुंधली सी एक बात याद आती है। आज से 25 बरस पहले बड़े मालिक का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ था। उस औरत की गोद में एक बच्चा भी था। तब वह औरत बड़े मालिक को न जाने क्या क्या बककर चली गई। लेकिन आज से 25 बरस पहले हुई उस औरत के साथ पिताजी की खटपट का इन हत्याओं से क्या संबंध? संबंध होता नहीं मिस्टर जसवंत, सबूतों के आधार पर जोड़ा जाता है। खैर सुखिया, क्या तुम जानते हो कि तब उनके बीच किस किस्म का झगड़ा हुआ था और वह औरत कौन थी? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता साहब, क्योंकि वह मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। सुखिया के खामोश होते ही इंस्पेक्टर रमन ने हवलदार राम सिंह से कहा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, आज रात तुम गुप्त रूप से कांस्टेबल कृष्णा के साथ हवेली पर ही पहरा दोगे। अगर कोई खतरे वाली बात दिखाई दे तो तुरंत मुझे खबर करना। ओके सर। अगर आज हत्यारा यहाँ आया तो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। हाँ भाई, तरक्की का सवाल है। उधर हवेली के अंदर हरनाम, जसवंत एंड गिरिराज। पता नहीं यह क्या हो रहा है हवेली में। पहले पिताजी की हत्या हुई, फिर बड़े भैया की, और लगता है जैसे अब मेरी बारी है। नहीं, मैं अब इस मनहूस हवेली में नहीं रहूँगा। सुबह होते ही मैं वापस बम्बई लौट जाऊँगा। अब यहाँ रहना ही कौन चाहता है। मैं भी कल कलकत्ता चला जाऊँगा। भैया का दाह संस्कार कौन करेगा? अब यह कार्य निपटाकर ही यहाँ से जाएंगे। कुछ ही देर में पूरी हवेली सन्नाटे में डूब गई और ठाकुर हरनाम सिंह के कमरे में एक भयानक हाथ उनकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक किसी खटके से हरनाम सिंह की नींद खुल गई। उस रहस्यमय नृशंस हत्यारे ने हरनाम सिंह को कोई भी मौका नहीं दिया और भयानक हत्यारे ने धीरे से हरनाम सिंह को अपने कंधे पर डाला और एक और चल पड़ा। ठाकुर जसवंत सिंह का भी बुरा हाल था। उसे क्षण प्रतिक्षण मौत करीब आती दिखाई दे रही थी। मुझे हरनाम भैया के पास चलना चाहिए, शायद डर कुछ कम हो जाए। जसवंत हरनाम सिंह के कमरे में के बाहर पहुंचा। हरनाम भैया। अंदर हरनाम का बिस्तर खाली देखकर वह बुरी तरह उछल पड़ा।
अरे हरनाम भैया कहाँ गए? लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। जसवंत भी नहीं बचा, खूनी पंजे ने उसे भी खत्म कर दिया। हा 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 हा, कोई नहीं बचेगा। उधर वृक्ष पर बैठे हवलदार राम सिंह और कृष्णा एक तेज चीख को सुनकर चौंक पड़े। अरे यह चीख कैसी थी? अंदर गड़बड़ी लगती है, चलो चलकर देखें। चीख सुनकर गिरिराज व सुखिया हरनाम के कमरे की ओर दौड़े, मगर रास्ते में ही वह ठिठक कर रुक गए। जसवंत भैया! ओह, हत्यारे ने इन्हें भी मार डाला। सुखिया, हरनाम भैया को जगाओ जल्दी। अच्छा छोटे मालिक। मगर कुछ ही समय बाद वह बदहवास सा भागा चलाया और बुरी तरह हाँफते हुए बोला, छोटे मालिक, छोटे मालिक, हरनाम मालिक अपने कमरे में नहीं है। क्या बकते हो सुखिया? वह भागकर हरनाम सिंह के कमरे में पहुंचा। ओह नहीं सुखिया, जल्दी से इंस्पेक्टर रमन को फ़ोन करो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? राम सिंह और कृष्णा भी वहां पहुंचे। वहां के हालात देखते ही उनका माथा ठनका। इन्हें क्या हुआ? हत्यारे ने जसवंत भैया को भी ख़त्म कर दिया और हरनाम भाई साहब को भी कहीं पता नहीं है। उफ, मैं क्या करूं? ओह कृष्णा, साहब को फ़ोन करो। सुखिया फ़ोन करने ही गया है। 15 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर रमन वहां पहुंच गए। आओ, उन्हें बाहर तलाश करते हैं। हे प्रभु, वह जहां भी हो सही सलामत हो। बाहर आकर वह सब हरनाम सिंह को तलाश करने लगे। तभी एकाएक सुखिया चीख पड़ा, साहब यहाँ आइए, हरनाम बाबू की लाश यहाँ कुएं में लटक रही है। ओह नहीं! हरनाम सिंह को मृतावस्था में कुएं में लटकता देख गिरिराज सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ा। लाश को कुएं से निकालकर पुलिस एम्बुलेंस में भेजने के बाद, हवलदार राम सिंह, तुम गिरिराज को होश में लाओ। तब तक हम हवेली को फिर एक बार चेक करते हैं। यस सर। बहुत बारीकी से पूरी हवेली चेक करने के बाद भी उन्हें कोई सबूत हासिल नहीं हुआ। हत्यारे बेहद चालाक एवं क्रूर हैं, कहीं कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। उधर गिरिराज भी होश में आ चुका था। भैया, तुम भी चले गए, अब इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रहूँगा? चुप हो जाइए मालिक, चुप हो जाइए। इंस्पेक्टर रमन भी वहां पहुंचे। मुझे अफसोस है कि मैं कातिल को नहीं पकड़ सका और आपको अपने पिता के बाद अपने भाइयों को भी खोना पड़ा, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार कर लूँगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब मैं इस मनहूस हवेली में नहीं रहना चाहता। अगर मैं यहाँ रहा तो वह मुझे भी मार डालेगा। मुझे अपने साथ ले चलिए। अगर इसे अकेला छोड़ा गया तो कातिल सचमुच इसे मार डालेगा और हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। एकाएक कुछ सोचकर वह प्रसन्न हो उठा। आह, एक आइडिया। ठीक है मिस्टर गिरिराज, फिलहाल तुम हमारे साथ चलो। कल तक मैं कोई ना कोई रास्ता खोज ही निकालूंगा। इंस्पेक्टर गिरिराज को लेकर अपने बंगले में पहुंचा। बैठो, यहाँ तुम आराम से रह सकते हो। कल तक मैं और इंतज़ाम कर दूंगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर। एक ही परिवार में एक के बाद एक 4 हत्याएं होने के कारण इंस्पेक्टर रमन भी बहुत चिंतित था। उसे अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था जिससे वह हत्यारे तक पहुंच पाता। सारी रात वह बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। इस केस में केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है और वह है प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर विशाल। फ़ोन पर विशाल से संबंध स्थापित होते ही वह बोला, हेलो विशाल, मैं इंस्पेक्टर रमन बोल रहा हूँ। कृपया तुम तुरंत यहाँ चले आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, आज हमारी याद कैसे आ गई? इस वक्त मुझे तुम्हारी एक केस में सख्त ज़रूरत है। क्या तुम आ सकते हो? ज़रूर, मगर बात क्या है? इंस्पेक्टर रमन ने विनोद को अब तक घटी सभी घटनाओं से संक्षेप में अवगत कराया। मामला वाकई सीरियस है। ठीक है, तो फिर मैं आज रात की गाड़ी से तुम्हारी ओर निकल रहा हूँ। तो फिर सुनो,
तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से यहाँ आना है। इस केस की फाइल व कुछ ज़रूरी बातें मैं तुम्हें एक स्टेशन पहले ही तुम्हारे डिब्बे में आकर बता दूँगा। तुम मुझे लखीमपुर स्टेशन पर डिब्बे के दरवाजे के बाहर खड़े मिलना। ओके दोस्त। सुबह 4 बजे गाड़ी लखीमपुर पहुंचती थी। रमन कुछ जल्दी पहुंच गया। 4 बजने ही वाले हैं। निश्चित समय पर विशाल वहां पहुंचा। हेलो विशाल, कैसे हो? अच्छा हूँ, मगर तुम काफ़ी बदल गए हो। विनोद कर चलो। हा 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 हा। आओ अंदर चलकर बातें करते हैं। यह इंजन पानी के लिए काफ़ी देर तक रुकता है। भीतर। हाँ, अब बताओ वह सब क्या चक्कर है? यह उस केस की फाइल है। पढ़ते ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। फाइल पढ़ने के बाद वह बोला, इसका मतलब है ठाकुर परिवार का हत्यारा अब गिरिराज का भी कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। हाँ, लेकिन फ़िलहाल वह मेरे बंगले में सुरक्षित है। इंस्पेक्टर रमन, क्या तुम किसी बहाने गिरिराज को मुझसे यहाँ मिलवा सकते हो, कातिल से छिपाकर? यहाँ? मगर किस लिए? यह बाद में बताऊँगा, पहले तुम बताओ हाँ या ना। मिलवा देंगे भाई। तो फिर यह काम तुम जल्दी ही कर दो। अभी मैं यहाँ ही उतरता हूँ। कल 9 बजे सुबह मैं उसे यहीं पर मिलूँगा। तुम्हारी योजना तो मेरी समझ में नहीं आई, किंतु मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। उधर प्रतापगढ़ में इंस्पेक्टर ने एक योजना तैयार कर ली और गिरिराज को लेकर हवेली पहुँच गया। देखो सुखिया, एक व्यक्ति पर हमें शक है। शायद उसे मिस्टर गिरिराज पहचानते हैं, इसलिए मैं उन्हें लेकर शहर जा रहा हूँ। शाम से पहले लौट आऊँगा। लेकिन जैसे ही वह जीप के करीब पहुँचे, चला जा वरना तू भी नहीं बचेगा। कौन थी वह बुढ़िया? पगली है बेचारी। मैं पहले भी इसे कई बार यहाँ देख चुका हूँ। चलो अब चलें। रास्ते में इंस्पेक्टर रमन ने उसे अपनी योजना व डिटेक्टिव विशाल की पहचान बता दी। देखो, लखीमपुर स्टेशन पर तुम डिटेक्टिव विशाल से मिलोगे, फिर अगली गाड़ी से वापस जाओगे। अब से 2 घंटे बाद मैं तुम्हें यहीं लेने आऊँगा। ओके इंस्पेक्टर। और फिर ठीक 9 बजे। हेलो मिस्टर गिरिराज। ओह, आप ही डिटेक्टिव विशाल हैं। आइए अंदर चले आइए। देखो गिरिराज, कातिल को पकड़ने के लिए मैंने एक स्कीम बनाई है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की भी आवश्यकता है। मुझे क्या करना होगा? इसके बाद डिटेक्टिव विशाल उसे योजना समझाने लगा। योजना सुनने के बाद, इस समय तुम्हारी जान को खतरा है। जो मैं कहता हूँ वही करो। मगर आप? तब तक ट्रेन प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ी थी। जब गाड़ी प्रतापगढ़ पहुंचकर रुकी, हेलो गिरिराज, कर्नल विशाल नहीं आए? वह अगली गाड़ी से आ रहे हैं। पर स्टेशन से बाहर निकलते ही, हा 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 हा, लौट आए तुम। आखिर मौत तुम्हें यहाँ दोबारा खींच लाई। कौन हो तुम? मगर बुढ़िया उसका जवाब देने के लिए वहाँ रुकी नहीं थी। दोनों जीप में जा बैठे। इंस्पेक्टर रमन ने जीप आगे बढ़ा दी। मुझे यह बुढ़िया रहस्यमयी लगती है। नहीं, पगली है। हवेली में हुई घटनाओं के कारण ऐसे बोलती है। अब हम कहाँ चल रहे हैं? मेरे घर। मगर मैं हवेली जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरा काफ़ी सामान है। उसे समेटकर कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊँगा। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन वहाँ तुम्हें ख़तरा है। मेरे पास हर ख़तरे से निपटने के लिए यह रिवॉल्वर है। हवेली पहुंचकर रमन ने जीप रोक दी। सावधान रहना। ओह, एक रात की ही बात है। फिर तुम्हारे सिपाही भी तो हैं। ओह, मालिक आ गए। इंस्पेक्टर के जाने के बाद, सुखिया, तुम सर्वेंट क्वार्टर की बजाय मेरे बगल वाले कमरे में सो जाओ। ठीक है मालिक। सुखिया के जाते ही गिरिराज अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। वह पागल बुढ़िया, क्या वह वास्तव में पागल है या फिर कोई और चक्कर है? आधी रात के बाद एक ज़बरदस्त चीख ने उसकी नींद तोड़ दी। अरे! सुखिया की चीख
उसकी जान खतरे में लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता, एक व्यक्ति उससे टकराया। ओह! गिरिराज उसे देखकर बुरी तरह चौंक गया। तुम कातिल, अब नहीं बचोगे। पंजे वाले व्यक्ति ने एकाएक अपने सिर की टक्कर गिरिराज के चेहरे पर जड़ दी। उफ! ठाक! और खुद को उसके पंजे से मुक्त कराकर एक और भागा। गिरिराज रिवॉल्वर निकालकर उसके पीछे पीछे भागा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मगर जब वह नहीं रुका तो गिरिराज ने फायर कर दिया। मगर गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। वह एक मोड़ पर घूम चुका था और जब गिरिराज वहां पहुंचा, अरे कहाँ गया? अब उसने आसपास का पूरा इलाका छान मारा, किंतु कातिल उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उफ! उसे ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया। खैर, सुखिया की खबर लेता हूँ। इतने में हवेली के पहरे पर तैनात सिपाही दौड़े चले आए। क्या हुआ? यह फायर किसने किया? मैंने, किंतु कातिल बचकर निकल भागा। ओह! अब तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत हुई तो बुला लूँगा। फिर गिरिराज सुखिया के कमरे में पहुंचा। क्या क्या पकड़ा गया मालिक? नहीं, लेकिन उसने तुम पर हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं छोटा है तो मुझे मार ही डालता, किंतु तभी आपके कदमों की आवाज़ सुनकर वह भाग निकला। कब तक बचता रहेगा? वह एक न एक दिन उसे कानून के जाल में फंसना ही होगा। मगर वह अंदर आया कैसे? क्या तुमने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था? किया था। शायद वह पहले से ही कमरे में छिपा हुआ था। ओह! मगर अब तुम सावधान रहना। ठीक है छोटे मालिक। फिर गिरिराज अपने कमरे में आ गया। कहीं इन सब घटनाओं में सुखिया का तो हाथ नहीं है? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। और उस रात कोई घटना नहीं घटी। सुबह उसे इंस्पेक्टर रमन ने आकर जगाया। हेलो गिरिराज, सुखिया बता रहा था कि रात कातिल ने आपका टकराव हुआ। हाँ, किंतु वह भाग निकला। मैं आपको बताने आया था कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, शायद 2-3 दिन लग जाएंगे। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, तब तक मैं यहीं रहूँगा। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मगर कल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था गिरिराज, तुमने समय ही नहीं दिया। क्या आज बताओगे कि ट्रेन में डिटेक्टिव विशाल से तुम्हारी क्या बातचीत हुई? माफ़ करना इंस्पेक्टर साहब, विशाल साहब ने कुछ भी बताने से इनकार किया था। आपसे मिलने पर ही वे आपको सारी बात बता देंगे। मगर उन्हें तो कल शाम ही आ जाना था। इसमें मैं सकता हूँ। अच्छा, तो अब मुझे इजाज़त दो। इंस्पेक्टर रमन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तुम, चाय लाया था, आप जा रहे हैं? यह सुखिया कहीं दरवाजे पर खड़ा हमारी बातें तो नहीं सुन रहा था? आप चाय पीकर ही जाना। चाय रखकर सुखिया वहाँ से चला गया। सुखिया कब से काम कर रहा है हवेली में? करीब 25 वर्षों से। कहीं तुम उसी पर तो हत्यारा होने का शक नहीं कर रहे हो? हमारा काम ही हर एक पर शक करना है मिस्टर गिरिराज। ज़रूरत पड़ने पर तो हम पुलिस वाले अपने बाप को भी शक की निगाहों से देखते हैं। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस पागल बुढ़िया के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है मेरी। वह कौन है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसे गांव के पुराने खंडर में रहते देख रहा हूँ। सुना है उसका एक जवान लड़का था जो कुछ माह पहले घर छोड़कर कहीं चला गया था। उसी के गम में पागल उसे ढूंढती भटकती हुई बुढ़िया यहाँ आकर रहने लगी। पर वह यहाँ ही क्यों आई? क्या उसे पता था कि उसका लड़का भागकर इसी गांव में आया है? यह मात्र संयोग हो सकता है। अच्छा, अब काफ़ी समय हो गया है, मुझे चलना चाहिए। ओके सुखिया, साहब को बाहर तक छोड़ाओ। बहुत अच्छा छोटे मालिक। फिर गिरिराज भी तैयार होकर बाहर निकल आया। आप कहीं जा रहे हैं छोटे मालिक?
हाँ सुखिया, खाली हवेली काटने को दौड़ती है। गांव का एक चक्कर लगा लूँगा तो समय आसानी से कट जाएगा। तुम भी सावधान रहना। ना जाने क्यों वह बुढ़िया मुझे रहस्यमयी सी लगी। कहीं यह सब कत्ल नहीं? नहीं नहीं, बुढ़िया में इतनी हिम्मत तो नहीं दिखती। आज उससे मिलकर ही कुछ पूछ कर देखता हूँ। हवेली से पुराने खंडर अधिक दूर नहीं था, मगर अभी उसने खंडर में कदम ही रखा था कि हा 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 हा, भाग जा वरना तू भी नहीं बचेगा। हा 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 हा। मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो। बताओ, तुमने यह स्वांग क्यों रचा हुआ है? हा हा हा, अपनी जान की सलामती चाहता है तो शहर छोड़कर भाग जा वरना नहीं बचेगा। हा 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 हा। जब तक अपने भाइयों तथा पिताजी के हत्यारों को फांसी पर झूलता हुआ न देख लूं, मैं ये हवेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। हा हा हा, पागल, मर जाएगा। लेकिन तभी अरे ये आवाज़ कैसी? एकाएक किसी व्यक्ति को वहां से भागते देख वह बुरी तरह से चौंक कर उसके पीछे लपका। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। सुखिया तुम यहाँ, और ये छुरा? हाँ मालिक, आपको खंडर की ओर जाते देख मैं डर गया कि कहीं कातिल आपको भी कोई नुकसान न पहुँचा दे। इसीलिए ये छुरा लेकर मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। अगर कातिल मुझे यहाँ दिख जाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं छोटे मालिक। उसके बाद दोनों वापस हवेली की ओर लौट पड़े। फाइल के मुताबिक सुखिया ने अपने बयान में 25 वर्ष पहले एक औरत के साथ झगड़े का जिक्र किया था। मुझे अभी फिर इंस्पेक्टर से मिलना होगा। उसने सुखिया को हवेली भेज दिया और खुद पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। अरे आप, कुछ देर पहले तो हम मिले थे। एक ज़रूरी काम याद आ गया था, इसलिए चला आया। कैसा काम मिस्टर गिरिराज? मुझे आज से 25 साल पहले की उस घटना का ब्यौरा चाहिए जिसमें पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट इत्यादि दर्ज की गई है। मैं समझा नहीं। उस झगड़े के बाद से सुखिया ने उस औरत को इस गांव में नहीं देखा। पुरानी रिपोर्ट्स देखकर मैं जानना चाहता हूं कि कहीं उस औरत ने पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई थी, और अगर लिखवाई थी तो क्यों? क्या उसे न्याय मिला था? इससे क्या होगा यह मैं समय आने पर बताऊंगा। पहले आप ये बताइए, काम होगा या नहीं? 25 साल पहले के रिकॉर्ड्स में से एक ऐसी रिपोर्ट को ढूंढ निकालना रेत के ढेर में से सुई निकालने के बराबर होगा मिस्टर गिरिराज। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम में आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं करूंगा इंस्पेक्टर साहब। अगर आप सफल हो जाते हैं तो हत्यारे के बहुत ही करीब होंगे हम। आओ रिकॉर्ड्स रूम में चलें। फिर वह सरगर्मी से उस फाइल को खोजने में लग गए। पूरे 2 घंटे के कठोर परिश्रम के पश्चात ये मिल गई। यही है वह फाइल। ओह लाओ, मुझे दिखाओ। मैं कानून से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे बलजीत को न्याय दिलाकर ठाकुर को दंडित किया जाए। रुक्मणी। फाइल पढ़ने के बाद उस समय रुक्मणी नाम की औरत को शायद न्याय नहीं मिल पाया था। साफ लिखा है रमण कि आरोप बेबुनियाद थे। रुक्मणी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और इस प्रकार इस फाइल को बंद कर दिया गया। शायद पिताजी ने केस ख़त्म करवाने के लिए उस समय के थाना इंचार्ज को मोटी रिश्वत दी होगी। लेकिन आपने कहा था कि अगर फाइल मिल गई तो क्या हत्यारे को तुम पहचान चुके हो? शायद उसका नाम जान चुका हूँ मैं, पर आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कातिल ने आपको कोई नुकसान पहुँचा दिया तो क्या होगा? आपको मुझे कातिल का नाम बता देना चाहिए। उसी रात, आज रात मुझे सतर्क रहना होगा। गिरिराज का अनुमान बिल्कुल ठीक था। एक भयंकर आदमी सोए हुए गिरिराज के पास पहुंचा और झपट कर उसका गला दबाने लगा।
मगर गिरिराज के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। यह देखकर वह भयानक व्यक्ति बुरी तरह चौंक पड़ा। लेकिन हकीकत यह थी। ठीक उसी पल तुम्हारा खेल खत्म हो गया प्यारे। हा 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 हा, तुम्हारा यह तमंचा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता गिरिराज। अगले ही क्षण उसने हाथों में पकड़ा पुतला गिरिराज की ओर उछाल दिया। हा 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 हा, उफ। इसी के साथ भयानक व्यक्ति ने वहां से भागना चाहा, मगर इतनी आसानी से तुम नहीं भाग सकते बलजीत। आह। फिर गिरिराज उस पर टूट पड़ा। गिरिराज ने सर की टक्कर का वार किया, लेकिन जल्दी ही वह भयानक शक्ल सूरत वाला इंसान संभल गया और मौका देखकर वह पुणे भागा, परंतु गिरिराज ने अड़ंगी लगा दी। इसके बाद गिरिराज ने उसे संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। शीघ्र ही वह बेदम हो गया। सुनो हत्यारे, मैं गिरिराज नहीं हूँ, बल्कि प्राइवेट डिटेक्टिव विशाल हूँ। यह देखो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे यह वेश धारण करना पड़ा, अन्यथा तुम गिरिराज का भी खून करने में सफल हो जाते। अभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और साथ ही सुखिया की आवाज़ भी। छोटे मालिक, दरवाज़ा खोलिए छोटे मालिक। विशाल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। ओह, ये सब क्या है? कौन हो तुम? और छोटे मालिक कहाँ हैं? तुम्हारे छोटे मालिक ठीक है सुखिया, मैं जासूस विशाल हूँ और ये रहा तुम्हारे मालिकों का हत्यारा। क्या? तुम तुरंत इंस्पेक्टर रमन और बाहर पहरे पर खड़े सिपाहियों को भेज दो। आधे घंटे बाद पुलिस फोर्स उस हवेली को चारों ओर से घेर चुकी थी। फिर जब इंस्पेक्टर रमन हवेली के भीतर पहुंचा तो मारे हैरत को उछल पड़ा। तुम? यस इंस्पेक्टर, कातिल को पकड़ने का यही तरीका था। मन विशाल की प्रशंसा करने के बाद इंस्पेक्टर रमन कातिल से मुखातिब हुआ। हाँ तो बताओ, तुम कौन हो और ठाकुर परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सुनो, तुम्हें शायद सुनकर हैरानी हो कि बलजीत ठाकुर की पहली पत्नी रुक्मणी का पुत्र है। क्या? वही रुक्मणी जिसे शायद आज से 25 साल पहले ठाकुर ने ठुकरा दिया था। हाँ, और जानते हो रुक्मणी कौन है? जी हाँ, वही पागल बुढ़िया। खबरदार, जो मेरी माँ को पागल कहा कहेंगे, लेकिन जब सारी कहानी हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जब अब तक बलजीत समझ चुका था कि कुछ नहीं छिपाना बेहतर होगा। अब तब माँ को बहुत चाहते थे, पर दुर्भाग्य से जब मैं पैदा हुआ, मेरी क्रूप सूरत को देखकर ठाकुर साहब को मुझसे नफरत हो गई। मैं इस बच्चे को हरगिज़ हरगिज़ नहीं अपना सकता। इस पर दया कीजिए ठाकुर साहब। कुछ भी हो, ये हमारी औलाद है। ऐसी औलाद से बे औलाद रहना ही अच्छा। इसे हमें दो ठकुराइन, हम इसे किसी कूड़े के ढेर पर फेंक आएंगे। नहीं, मैं इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कान खोलकर सुन लो ठकुराइन, इस घर में या तो ये बच्चा रहेगा या हम। ठाकुर साहब, अगर आपकी यही इच्छा है ठाकुर साहब, तो एक बात आप भी सुन लीजिए। मैं इस बच्चे को इसका हक दिलाने के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। कानून के हर दरवाजे की चाबी हमारी तिजोरी में है बेवकूफ़। हम जब चाहें तुम्हारे लिए कानून के दरवाजे बंद करा सकते हैं, और अब हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। चली जाओ इस मनहूस के साथ इस हवेली की हदों से दूर। फिर क्या हुआ? वही जो ठाकुर साहब ने कहा था। माँ की ओर से दायर मुकदमा झूठे गवाहों की गवाहियों और माँ पर बदचलनी का आरोप लगाकर बंद करवा दिया गया। मेरी माँ मुझे गोद में उठाए दर दर भटकती रही। बचपन से जवान होने तक मैंने कभी माँ के होठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी, और फिर एक दिन मैंने अपनी कसम देकर माँ के दिल का दुख जान ही लिया। उस दिन से मेरे दिल में ठाकुर ख़ानदान से भयानक प्रतिशोध की ज्वाला सुलग उठी। मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। माँ नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं, अतः
वह पगलाई सी मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। तब मैंने उन्हें समझा तो दिया, मगर माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो पागल सी हो गई। सड़कों पर घूमने लगी। रात को रास्ते में पड़ी अपनी माँ को मैं खंडहर में उठा लाता था। माँ ने मुझे इस हवेली के भीतर बने गुप्त रास्ते के बारे में बताया था। मैं हत्या करके उन्हीं रास्तों से खंडहर की ओर भाग निकलता था। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने इन पंजों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी माँ अब खंडहर में ही होगी। हाँ। खंडहर पहुँचते ही, नहीं, ओह माँ, तुमने यह क्या किया? बुढ़िया के हाथ में कोई पर्चा दबा था। विशाल ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे, मैं तो उसी दिन मर गई थी जब ठाकुर साहब ने मैं तुझे ठुकराया था। दूसरी बार जब ठाकुर साहब की हत्या कर दी, और अब मैं थक चुकी हूँ। अंतिम बार हमेशा हमेशा के लिए मर रही हूँ। तुम्हारी अभागी माँ। फिर जब विशाल ने प्रतापगढ़ में ही रह रहे गिरिराज के पास पहुंचकर उसे बलजीत के बारे में विस्तार से बताया, तो बरबस ही उसकी आंख भर आई। मिस्टर विशाल, मैं एक बार बलजीत से मिलना चाहता हूँ। ज़रूर गिरिराज। और हवालात में, बलजीत मेरे भाई, यह तुमने क्या किया? कौन हो तुम? ओह तुम गिरिराज, मैं पागल हो गया था। मुझे अफसोस है बलजीत कि पिताजी के कारण बड़ी माँ और तुम्हें इतने दुख झेलने पड़े। लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी माँ थी। मैं ही उनका पूरे सम्मान के साथ क्रियाक्रम करूँगा। और मेरे भाई, काश यह कहानी फिर कभी न दोहराई जाए। दूसरे दिन एक साथ 4 चिताएं सजाई गईं। अपने भाइयों की चिता के साथ बलजीत की माँ की चिता को आग देते हुए गिरिराज का एक ही सिसक उठा। माफ़ कर देना माँ, काश तुम्हारे जीवित रहते मैं तुम्हें अपनी माँ कहने का अधिकार प्राप्त कर सकता। केस ख़त्म हो चुका था, अतः अब मुझे भी चलने की इजाज़त दो। मिस्टर रमन, चले जाना, गाड़ी आने में पूरे 20 मिनट है। लेकिन एक बात तो तुमने बताई ही नहीं कि तुम्हें बलजीत का हत्यारा होने का शक कैसे हुआ? विशाल ने बताया, जब तुमने मुझे उस पागल बुढ़िया के बारे में बताया जो अपने बेटे की तलाश करते हुए यहाँ आकर बस गई, तो एकाएक ही बुढ़िया मुझे रहस्यमय लगने लगी। फिर तुम्हारे फाइल में उसके जवानी का फ़ोटो देखकर मैं चौंक पड़ा, और उसका हवेली के इर्द गिर्द घूमना, ठाकुर द्वारा उसे ठुकराया जाना, फिर दूसरी शादी कर लेना इत्यादि बातों ने मेरे शक की पुष्टि कर दी, और बलजीत हत्यारे के रूप में मेरे सामने खड़ा हो गया। समाप्त।